अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत का आईन तारीख़ के आईने में पार्ट 2 आ चुका है। नाजरीन, ये बयान है मौलाना अहमद सिराज साहब फैज़ाबादी का। आप इस बयान को मुकम्मल सुने और भारत के संविधान को जानें और समझें। और बयान अच्छा लगे तो इस बयान को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हमने कल आपसे गुफ्तगू की थी कि भारत का आईन तारीख के आईने में यानी 26 जनवरी जो आ रही है, इस सिलसिले में गुफ्तगू थी, जिसका पहला पार्ट कल पेश किया गया था। आज इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा आपके सामने रख रहे हैं। मैंने कल ये बात आपसे बताई थी कि इब्राहिम लोदी के ज़माने से लेकर के और 1947 तक भारत किस किस तरीके से संविधान में आया, संविधान में तब्दीली हुई, संविधान में तब्दीली की कोशिश की गई और उसके बाद आखिरी हुआ कि जब 1947 में अंग्रेज़ों ने यह तय कर लिया कि अब मुझे भारत को छोड़ना है, तो उन्होंने उन्हीं के कानून के मुताबिक भारत को 2 हिस्से में तकसीम किया गया। तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अपना अपना कानून बना लीजिए और जब तक आप अपना कानून नहीं बनाते हैं तो 1935 का जो हमारा बनाया हुआ कानून है उसके तहत आप अपनी मुल्क को चलाइए। तो 1947 से फिर हमारे लोग बैठे और एक 7 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई कि साहब आप इस देश को कैसे चलाया जाए, एक कानून मुरतब करें। तो इस 7 आदमियों की कमेटी में जो है वो चेयरमैन जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे और उसके अलावा इसमें जो 7 लोग थे उसे पंडित गोविंद, कृष्णा स्वामी, गोपाला स्वामी, बीबी मैटर, डीपी कन्हैया, डीपी खेतान, कन्हैया लाल और मोहम्मद फादुल्ला। तो गोया एक मुसलमान इसमें थे और एक इसमें गालबन क्रिश्चियन है और सिख के बारे में नहीं मालूम हो सका। बहरहाल ये 7 लोगों ने और बाबा साहब के निगरानी में इन लोगों ने कानून को मुरतब किया। 1947 में 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से इन लोगों ने इस पर काम किया और 1949 नवंबर तक काम हुआ और 1949 में इन लोगों ने पूरे मुसव्वदा को जो है वो हुकूमत के हवाले किया, यानी भारत के सदर के पास और पार्लियामेंट के पास। उस पर गौर फिक्र हो करके जो है 26 जनवरी 1950 को उन लोगों ने इस देश के लिए कानून को नाफिज कर दिया और गोया 26 जनवरी 1950 से हम अपने कानून के तहत इस देश में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तक बात समझे। ये पीछे से कानून जो ये बना हुआ है संविधान, ये दुनिया का सबसे बड़ा कानून है। अच्छा कानून वो माना जाता है जो छोटा से छोटा संविधान हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है जो 3 हिस्सों पर डिपेंड है। एक को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, और एक को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, बुनियादी फराइज, और एक को कहते हैं रहनुमा उसूल, यानी हाउ टू लिव, इस देश में कैसे रहा जाए। तो पूरा संविधान जो है वो इन 3 चीजों पर डिपेंड है। इन तीनों चीजों को अगर मिला करके 1, 2, 3 से गिना जाए तो 395 हमारे पास दफात हैं, यानी 395 आर्टिकल हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। 395 आर्टिकल्स या दफात हैं और इसमें मजे की बात यह है कि 250 दफात ऐसी हैं जो अंग्रेजों की बनाई हुई हैं और तकरीबन 99% वही चली आ रही है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं। और स्पेशली
हालांकि आई सरप्राइज व्हेन आई स्टडी अबाउट दैट कि 1862 में कि जब अंग्रेजों ने बाबर के उस कानून को तब्दील किया जिसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं, जिसको उन्होंने इंडियन पेनल कोड के नाम पे, इंडियन पेनल कोड या क्रिमिनल लॉ जो 1862 में तब्दील किया गया था बाबर के कानून के मुकाबले में, उसमें आज तक 1% शायद चेंजिंग आई हो, वरना कोई चेंजिंग नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्रिमिनल लॉ ऐसा बनाया था कि हम भारतवासियों को कैसे गुलाम बना सके। सबसे ज्यादा जरूरत थी कि क्रिमिनल लॉ को सही किया जाए, ताकि हम अगर देखने में गुलामी से आजाद हुए हैं तो हकीकत में भी गुलामी से आजाद हो सके। आप देखें, एक पुलिस वाला किसी भी भारतीय को शक की बुनियाद पर किसी वक्त उठा सकता है। बाद में आप साबित करेंगे कि हम बेगुनाह हैं, हमसे कोई गलती नहीं है, वो एक अलग बात की बात है, लेकिन आपको शक की बुनियाद पर वो किसी वक्त भी उठा सकता है। और ऐसा भी उठा सकता है कि आपके घर वालों को इत्तला भी न दे और 6 महीने तक लोगों को भी ना मालूम हो कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। ये क्यों? कि अंग्रेजों ने ऐसा ही कानून बनाया था ताकि फ्रीडम फाइटर्स के साथ हम जब कभी उनको उठाएं तो पता ही नहीं चले वो कहाँ हैं। तो क्रिमिनल लॉ जो 1862 में चेंज हुआ वो तकरीबन वैसे ही क्या है मौजूद है। एक आज मैंने आज लखनऊ हाई कोर्ट के दो वकीलों से बात की, मैं ऐसे तकरीर नहीं करता हूं, दो हाई कोर्ट के वकीलों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि ये जो क्रिमिनल लॉ है 1862 में जो चेंज हुआ था, इंडियन पेनल कोड के नाम पे बना, तो आखिर उसमें अब कितनी तब्दीली? उन्होंने कहा उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, जो बना हुआ था वही चला आ रहा है। इसी वजह से हम क्रिमिनल लॉ में हमेशा क्या महसूस करते हैं भारतीय कि हम पर क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है। बहरहाल इससे चाहिए कि बैठ करके गुफ्तगू की जाए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही ये बात कह रहा हूं कि इस कानून पर नजरसानी की जरूरत है। आपको हैरत होगी कि तमिलनाडु 2007 की बात है कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे बरनाला सरदार जी थे, उन्होंने उस वक्त एज ए गवर्नर रहते हुए ये बात कही थी कि पूरे भारत के आईन को दोबारा अफसर-ए-नौ मुरतब करने की जरूरत है। और उन्होंने जो उसकी लीगल बातें की थी, उन्होंने कहा था कि हालात एकदम चेंज हुए हैं, अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक दुनिया अजीब व गरीब हालत से गुजर रही है, लिहाजा हमारे संविधान को चाहिए कि हम दोबारा बैठें। चेंज करने की बात नहीं थी, पूरा संविधान फिर से लिखा जाए। और इसी बात को आरएसएस का जो लीडर है सुदर्शन, वो भी उस वक्त ये बात बोला और कई मरतबा उसके कहने की वजह दूसरी थी और बरनाला साहब के कहने की वजह दूसरी थी, लेकिन दोनों ने ये बातें बड़े जोर शोर से उठाई और ऐसे बहुत से लीडरों ने ये बात कही कि भारत का संविधान दोबारा लिखा जाना चाहिए। बहरहाल ये 395 दफात वाला कानून, जिसमें 250 दफात जो हैं वो पुरानी हैं, टोटल पूरा हमारा जो आईन है वो 22 चैप्टर्स पर मुनहसिर है, अलग अलग 22 चैप्टर्स पर मुनहसिर हैं। इसमें से जो फंडामेंटल राइट हैं, जिसको बुनियादी हुकूक कहते हैं, बुनियादी हुकूक जो है संविधान में चाहे 2/3 मेजॉरिटी हो जाए या 2/3 के बजाय 100% मेजॉरिटी हो जाए, तो भी फंडामेंटल राइट्स को किसी को चेंज करने का इख्तियार नहीं है। जो आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होती है और तकरीबन 21 तक जो है उस पर बहस करती है। ये तो हकीकत में क्या है कि हम लोगों को संविधान का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। कम से कम ये पढ़ा दें कि संविधान पढ़ा कैसे जाता है, संविधान क्या है, वो तो एक बहुत ऊंची चीज है। कम से कम ये मालूम हो जाए कि भारत के आईन को उर्दू में भी छपा हुआ है, इंग्लिश में भी है, बहुत सी जबानों में छपा हुआ है। हमको ये तक नहीं मालूम होता है कि भारत का आईन जो छपा है उसको पढ़ा कैसे जाएगा है? तो ये एक बड़ी मतलब गोया कि हमारी नाअहली वाली बात है और इस पर कोशिश करनी चाहिए। टोटल इस पूरे आईन में तकरीबन 1,17,396 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं।
اور یہ सबसे बड़ा, इसीलिए आपको बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कानून है। उसी के साथ साथ अब तक 2019 जनवरी तक टोटल जो है 103 इसके अंदर तरमीमात की जा चुकी हैं। 103 तरमीम यानी कानून जो बनाया गया है 1950-51 में सबसे पहले किया गया, और उससे लेकर के अब तक जो 12 जनवरी, अभी जो 12 जनवरी गुजरी 2019 में टोटल तरमीमात जो की गई वो अब तक 103 की गई। ये जो आपको बताया अभी जो हुआ है, अभी जो संविधान बना है उसमें ये वही है कि 10% क्या है आरक्षण दिया गया है, किसको, इकोनॉमिक की बुनियाद पर आरक्षण दिया गया, ये संविधान में चेंजिंग की गई। बहरहाल उसके बाद ये जो संविधान बनाया गया, ये जो आईन बनाया गया, इसमें 10 मुल्कों के संविधान को पहले सामने रखा, बाबा साहब अम्बेडकर और प्लस वो 7 आदमी जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने इन 10 मुल्कों के संविधान को, कानून को सामने रखा, और रख करके फिर कट पेस्ट करके जो है वो मेड इन इंडिया का कानून बना। इसमें जो 10 मुल्क हैं उसमें अमेरिका, बरतानिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, अफ्रीका, सोवियत यूनियन, जापान और फ्रांस है। ये 10 को जरूरत क्यों थी? इन्होंने कोशिश ये की है कि हर मुल्क की कोई एक चीज को वहां से उठा लिया जाए। तो जैसे इन्होंने अमेरिका के कानून से इन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो आपके लिखे हुए हैं वो तकरीबन अमेरिकन स्टाइल पर लिखे हुए हैं। बरतानिया से इन्होंने जो लिखा है कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट को कैसे चलाया जाए, ये जो है वो तकरीबन जो आपका निजाम है वो कहां से लिया हुआ है, बरतानिया से लिया हुआ है। आयरलैंड से लिया हुआ है कि प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि मरकज यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में कैसे कोऑपरेट करेंगे, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से लिया गया है कि अगर इमरजेंसी मुल्क के हालात होते हैं तो ऐसी शक्ल में प्रेसिडेंट के क्या अख्तियारात होते हैं, ये जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है कि सेंट्रल सरकार के जरिए ही, जब आप देखें जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आती है गवर्नरों को इधर उधर शुरू हो जाता है करना, कोई डिसमिस किया जाता है, कोई गवर्नर जो है वो दूसरा चेंज किया जाता है। ये निजाम जो है वो कनाडा का लाया हुआ है। अफ्रीका से जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनके क्या राइट्स होंगे, ये वहां से लिया गया है। सोवियत यूनियन से लिया गया है कि बुनियादी चीजों में इंसाफ किस तरीके से किया जाएगा। जापान में ये है कि अगर हुकूमत समझती है तो किसी शख्स के फंडामेंटल राइट्स को भी क्या करती है, छीन सकती है, ये भी उसमें से लिया गया है। और फ्रांस से जो है वो लिया गया है कि लोगों के दरमियान में समता कैसे की जाए, यानी जो समानता कैसे की जाए, लोगों में बराबरी किस तरीके से की जाए। इस तरीके से ये 10 मुल्कों को सामने रख करके आपके संविधान को बनाया गया है। बात समझे यहां तक? आगे आते हैं। ये जो कानून है, कानून एक लिहाज से है बहुत अच्छा। इसमें ज्यादातर लोगों की राय है कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है। कोई कितना अच्छा भी कानून हो, अगर कानून को उस देश में नाफिज न किया जाए तो अच्छा कानून बजाते खुद नाफिज नहीं हो सकता। हमारी हालत जो है, हमारे देश की हालत जो है, कानून अपनी जगह है, जब चाहते हैं कानून को खूब अच्छा नाफिज करते हैं। आप देखें कि लालू प्रसाद यादव जी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा। कानून को तय कर लिया कानून ने कि हम कानून के लिहाज से लालू प्रसाद यादव के साथ क्या करेंगे, बर्ताव करेंगे, क्या हो गए, अंदर हो गए। जब सरकार चाहती है आपके शहर में, आरटीओ चाहता है जिस दिन कि आज मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के नहीं चलेगी, 24 घंटे में पूरे शहर में क्या करता है, हेलमेट आ जाता है, पूरे शहर में हेलमेट आ जाता है। पहले हवाई जहाज में
पिछले हवाई जहाज का जो पिछला हिस्सा होता था, तो हैंडल जो जिस पर हाथ रखते थे, तो उसमें सिगरेट के लिए एस्ट्रे बना रहता था। तो सामने वाले सिगरेट नहीं पीते थे, तो पहले तो पूछते थे स्मोकिंग और नॉट स्मोकिंग। अगर आप बोलते स्मोकिंग, तो आपकी सीट कहाँ डाल देते, वो पीछे डाल देते। अब पूरी दुनिया ने तय किया कि हवाई जहाज में, ट्रेन में, पब्लिक प्लेस में आप सिगरेट नहीं पी सकते, और इस पर यूएनओ की तरफ से इतना प्रेशर कि साहब आपको हर हाल में ये कानून क्या करना है, फॉलो ही करना है। नतीजा ये निकला कि जहां पर उन्होंने चाहा इस चीज को फॉलो कर लिया। तो कहना ये चाहता हूं कि कानून अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि आप किस कानून को नाफिज करने में सीरियस हैं और किस कानून को नाफिज करने में सीरियस नहीं है। तो मैं जैसे आप कभी जा करके नेट पर देखिए, आप आर्टिकल नंबर 28 उठाइए, छोटा सा कानून है, आर्टिकल नंबर 28 उठाइए। उसमें इस अनुच्छेद में और इस दफा में लिखा हुआ है कि जो भी तालीमी इदारे हैं, अगर तालीमी इदारे गवर्नमेंट की मदद से चलते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल, आपका सरकारी प्राइमरी स्कूल जो आप कहते हैं, उसमें तनख्वाह भी गवर्नमेंट की होती है, खाना भी गवर्नमेंट देती है, बिल्डिंग भी गवर्नमेंट बना के देती है। अनुच्छेद नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 में लिखा हुआ है कि जो तालीमी इदारे 100% गवर्नमेंट की मदद से चलते हैं, या सरकारी स्कूल आप कह लीजिए, उसमें किसी भी मजहब को ये अख्तियार नहीं है कि वो अपने मजहब की कोई मजहबी चीज वहां नाफिज करे, ये लिखा हुआ है। अभी आपका स्टेट ने क्या किया कि साहब गुजरात में उन्होंने कहा था आपको हर हाल में प्रेयर के टाइम पर भागवत गीता पढ़नी ही पढ़नी है। तो कानून इतना सख्त है, ये अनुच्छेद नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 सख्ती से इस बात को कहता है, लेकिन अमल करने के लिए तैयार नहीं। चलो अमल नहीं कर, उसके उल्टा कानून लाया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, एक चीज संविधान होता है, एक कानून होता है। कानून सरकार जब चाहती लाती है, जिस वक्त पीएम चाहे जो नया कानून लाता है, फंडामेंटल राइट को छोड़ करके, वो समझता है कि देश के हित में है, वो कानून ले आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पीएम साहब ने तय कर लिया कि 500 का और 1000 का नोट क्या करना है, बंद करना है। इसके लिए उनको ना पार्लियामेंट में जरूरत है बहस करने की, और ना प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। पीएम हैज राइट। पीएम ने उठा करके 12 बजे रात में ऐलान कर दिया कि आज से 500 का और 1000 का नोट बंद किया जाता है। और आप ऐसे जब से आजाद हुआ है भारत, मुझे इसको एग्जैक्ट नहीं याद है, तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 2 से 2,500 कानून ऐसे भारत में, संविधान जो अपनी जगह 395 है उसको छोड़ करके ऐसे कानून लाया गया है, जिसमें मीसा का कानून है, टाडा का कानून है, नोटबंदी का कानून है। ऐसे 2 से 2,500 कानून लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि संविधान बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, संविधान चेंज करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। लिहाजा उससे बचने के लिए क्या करते हैं, अध्यादेश जिसे कहते हैं आप, कानून लेकर के आ जाते हैं। अब यही तो बीएचपी, आरएसएस, तमाम लोग बीजेपी से कह रहे हैं कि आप बाबरी मस्जिद केस चलने दीजिए, जैसे आप नोटबंदी का कानून लेकर के आ गए, ऐसे ही कानून बना दें कि हमको यहाँ मंदिर बनानी है। सब लोग कह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, हालांकि उससे बीजेपी का वोट बैंक क्या हो रहा है, खिसक रहा है। प्रॉब्लम क्या हो, अब तक ये हो गया होता, प्रॉब्लम क्या हो रही है, कानून जो भी आप अध्यादेश लाएं उसके लिए शर्त यह है कि उस बारे में मुकदमा जारी न हो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हेयरिंग चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग नहीं होती, सिर्फ मामला होता, तो बीजेपी 1 मिनट में बैठ करके कानून, जैसे सेकंडों में उसने 500 और 1000 का नोट कैंसिल किया, ऐसे ही वो कानून बना देते कि कल से मंदिर हमको बनानी है। आप चिल्लाए करते कुछ भी नहीं होता। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, बल्कि हुस्न इत्तेफाक ऐसा है कि वो केस चल रहा है। अब वो केस चलने की, अच्छा, जो डिमांड कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि मतलब ऐसे नहीं है, खुदा ना खास्ता कि बीएचपी के लोग हैं। अब विनय कटियार जो है पढ़ा लिखा आदमी है, मुझे मालूम है, जाती तौर पर मैं जानता हूं, पढ़ा लिखा आदमी है, सबको मालूम है कि जो केस चल रहा हो अदालत में उसके खिलाफ कानून बनाया नहीं जा सकता।
लेकिन आवाम को, जैसे मौलाना सिराज साहब आते आपको बता रहे, ऐसे कितने लोग जानते हैं। तो गैर मुस्लिमीन जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, पब्लिक, वो जानबूझ करके कि बीजेपी ऐसा कर रही है, हालांकि बीजेपी बेचारी मजबूर है, उसके हाथ बंधे हुए, वो कुछ नहीं कर सकती है, समझे। तो इस तरीके से कानून, किसी मुल्क का अच्छा होना अपनी जगह है और कानून का निफाज होना अपनी जगह है। आप देखें कि किसी भी सरकारी जगह पर जब एक पुलिस स्टेशन बनता है, एक तहसीलदार ऑफिस बनता है, ऐसे हजारों ऑफिस किसकी जमीन पर बनते हैं? सरकारी जमीन पर बनते हैं। किसी सरकारी जमीन पर किसी मजहब वालों को अपनी मजहबी कोई चीज करने की परमिशन नहीं होती है। आप देखें धड़ल्ले से, अभी आपके दुर्गा पूजा हुई, आपके जो है वो ये जो रोड है जिस पर कारपोरेशन ऑफिस है, उसके बगल में बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में बाकायदा जो है वो दुर्गा पूजा की गई। अब अगर मैं ये कहूं एज ए मुस्लिम कि साहब मुझे ईद मिलादुन्नबी करनी है, तो क्या होगा? फिर सिख कहे तो क्या होगा? पता चला साल भर त्योहार होते रहेंगे, फिर हमारे त्योहार हैं, तुम्हारे त्योहार हैं, इनके त्योहार हैं, चारों मिलकर त्योहार करेंगे। तो पुलिस जो इंस्पेक्टर है वो सिर्फ त्योहार ही कर सकता, बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सारी सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई, जहां चाहे। अब देखिए, हत्ता कि यहां तक है कि आप अपने ऑफिस में कोई भी कैलेंडर ऐसा नहीं लगा सकते सरकारी ऑफिस में जिस कैलेंडर में किसी मजहब की क्या हो, आइडेंटिफिकेशन हो, किसी मजहब का प्रचार हो, आप नहीं लगा सकते। कोई ऑफिस पूरे भारत का है ऐसा कि जिसके ऑफिस में उसने अपनी मर्जी के तहत, बस वाला क्या कर रहा है, बस सरकार की है, बस सरकार की है, आपने फोटो किसकी लगा रखी है? अपनी दुर्गा पूजा लगा रखी, जिसकी भी दिल चाह लगा रखी है। किसी ने जो है वो अच्छा, आप मुसलमानों जब बाग बसे मुसलमानों के कब्जे में तो उन्होंने मक्का मदीना लगा दिया, कोई सरदार जी के कब्जे में तो उन्होंने गुरु जी की लगा दिया है। तो ये क्या है? ये सब संविधान की बेइज्जती है। और मेरी समझ से, एक छोटे से तालिब इल्म के लिहाज से, देशभक्त के माने में कि देश के साथ प्यार, या हुब्बुल वतनी असल क्या है कि उस देश की के कानून की रक्षा करना, उसके कानून की हिफाजत करना, असल में क्या है? देश के साथ आपकी मोहब्बत है। और अगर कानून की हिफाजत नहीं है तो फिर लफादियां हैं, कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, कानून अच्छा होने के बावजूद भी कानून का निफाज नहीं हो पा रहा है, और जब चाहते हैं तो कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम और भी है, ये आप देखते हैं कि बार बार ये एक्स्ट्रा सिविल कोड की बात आती है। ये एक्स्ट्रा सिविल कोड है क्या? मैं एक दो जुमले में आपके सामने बात करता हूं। कानून में दो जगह टकराव है। जब कभी आप जाकर के देखेंगे, कभी आप मेरे पास आना चाहें तो मैं आपको दिखलाता हूं, हमारे पास भारत के आईन उर्दू में रखी हुई किताब, आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 25 जो अनुच्छेद नंबर 25 है, दफा नंबर 25 है, उसमें लिखा हुआ है कि हर आदमी को इस देश में अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है, अपने मजहब की तबलीग करने की पूरी आजादी है। शर्त यह है कि उसकी तबलीग कोई किस्म का करप्शन न करे। हर आदमी को इसकी आजादी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, आर्टिकल नंबर 44 कह रहा है कि तमाम भारत के ममलिकत सूबों को चाहिए कि वो कोशिश करें कि सारे भारतीय एक कानून के तहत जिंदगी गुजारें। भाई अभी तो आप कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 25 में कि हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने का अख्तियार है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सारी ममलिकत, सारे सूबों को चाहिए कि एक कानून के तहत, यानी पूजा करें तो एक तरीके करें, शादी करें तो एक तरीके के करें। तो आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 44 क्या हो रहा है? से टकरा रहा है। ये बात अंबेडकर जी से मुसलमानों ने बहुत पहले, जैसे ही दोनों आर्टिकल सामने आए, उसी वक्त इस बात को अंबेडकर के सामने रखा गया कि ये दोनों धाराएं आपस में क्या कर रही हैं, ये दोनों आर्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। अंबेडकर जी के सामने ये बात रखी, खासकर मुसलमानों ने रखी। मैंने इस पर पूरी तकरीर की है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, और जब उनके सामने यह रखा गया तो अंबेडकर जी ने वादा किया कि असेंबली का इलेक्शन होने दो, जैसे ही असेंबली बनकर आती है और इस कानून को क्या कर लेंगे, हम लोग संशोधन कर देंगे, इसको तरमीम कर देंगे।
उस वक्त से लेकर अब उसके बाद इनका इंतकाल हो गया और ये कानून ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये इस किस्म की बातें अगर हो गई हैं तो अब आप उसको बैठ करके सही कर लें। भाई या तो 44 नंबर रख लो और या 25 नंबर रख लो। 25 हटा नहीं सकते और 44 हटाने के मूड में नहीं है, 25 क्यों नहीं हटा सकते हैं? आर्टिकल नंबर 25 में जिसमें लिखा हुआ है कि हर शख्स को अपने मजहब पर आजादी है। आप नमाज कैसे पढ़ना चाहते हैं आप नमाज पढ़ लीजिए, आप मंदिर कैसे जाना चाहते हैं आप मंदिर चले जाइए। इस आर्टिकल नंबर 25 को हटाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं हटाया जा सकता है? क्योंकि यूएनओ को मेंबर बनने के लिए लाजिम है, ये उनकी तरफ से धारा आती है, ये आर्टिकल उनकी तरफ से आता है कि आपको ये नंबर, एक नंबर आपको रखना है कि लोगों को उनके मिजाज, उनके धर्म पर किसी किस्म का कदगन न लगे, कोई रुकावट ना आए। आदमी अपने धर्म के मुताबिक जैसे जिंदगी गुजारना चाहते चाहे जिंदगी गुजारे, वो उसका पर्सनल मैटर है, हमको अख्तियार। तो ये 25 को हटा नहीं सकते। अच्छा, 44 का कुल्हाड़ा हटाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हटनी चाहिए। संविधान में, पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, इन चीजों पर बहस होनी चाहिए, बहस हो करके इस नजाकत को खत्म करना चाहिए। आखिरी बात कहकर हम लोग समझते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा सिविल कोड देखिए आर्टिकल नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि पूरे भारत में एक कानून के तहत जिंदगी गुजारे। मजे की बात यह है, कभी आर्टिकल नंबर 370 उठाइए, 371A उठाइए, 371B उठाइए, 371C उठाइए, 371D उठाइए। 370 आर्टिकल नंबर कश्मीर के लिए अलग कानून बना हुआ है। तो एक तरफ आपका नजरिया है कि पूरा भारत एक कानून के तहत रहे, तुम्ही ने दो कानून बना रखा है। कश्मीर के लिए अलग कानून बना रखा है, पूरे भारत के लिए क्या कर रखा है, अलग कानून बना रखा है। 371A-B-C-D में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, गोवा और आपके क्या कहते हैं कश्मीर, आंध्रा, ये सब के अंदर जो कि यूपी में जो कानून है वो गोवा में नहीं है, जो गोवा में है वो यूपी में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की तो हेमा मालिनी भी हिंदू, धर्मेंद्र भी हिंदू। अब हिंदू होते हुए धर्मेंद्र जी शादी हेमा मालिनी से नहीं कर सकते, क्यों? दूसरी बीवी बनकर वो आ रही हैं और हिंदू मजहब में, हिंदू लॉ में भारत में दूसरी शादी करना, आप दूसरी शादी शो ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एफिडेविट लगा करके कि आई एम ए मुस्लिम। कौन? धर्मेंद्र जी कानूनी लिहाज से आज भी मुसलमान है। धर्मेंद्र जी कानूनी लिहाज से मुसलमान है, अल्लाह के नजदीक मुसलमान है नहीं, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन्होंने उनसे शादी करने के लिए क्या किया, अपने आप के अपने धर्म को बदला। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं बदलते तो नतीजा निकलता शादी नहीं कर सकते। यही कानून गोवा में मौजूद है कि गोवा का हिंदू अगर दूसरी शादी करना चाहे ही कैन, ये कर सकता है। महाराष्ट्र का हिंदू नहीं कर सकता है, गोवा का हिंदू क्या कर सकता है, कर सकता है। ये जो आप देखते हैं कि कर्नाटका, आपके केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े इंजीनियर कॉलेज हैं। जितना सिर्फ बेंगलोर में इंजीनियर कॉलेज है, इतना पूरे यूपी में इंजीनियर कॉलेज नहीं है। इसका ये मतलब आप नहीं समझे कि यहां पर ज्यादा पैसा है, ऐसी बात नहीं हुई है। यहां के कानून में ये गुंजाइश रखी गई थी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के क्या करेगी, उनको सहूलत देगी। यूपी वाले में लिखा नहीं था। अभी हम अगर मेडिकल कॉलेज यूपी में खोलना चाहें तो सबसे पहले हमको 80 बीघा जमीन एक जगह चाहिए, एक जगह 80 बीघे का, तकरीबन 80 बीघे का मतलब होता है कि 30 एकड़ जमीन का प्लॉट एक जगह होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कोई भी किसान इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो कहां से आएगा 30 एकड़? एक तरफ वो कानून बना रखा है और दूसरी तरफ है। तो इन स्टेटों में इसलिए कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुले क्योंकि इनके संविधान में कोई इनको छूट दी गई थी और वहां वाले को उन्होंने टाइप कर रखा था। तो सवाल ये है कि कानून, आप एक तरफ अगर एक सिविल कोड की बात करते हैं, अभी तो आप अपने कानून में खुद आपने क्या कर रखा है, डिस्टिंग्विश कर रखा है, इम्तियाज कर रखा है। ये दावा करना कि हम पूरे भारत को एक कानून में लाना चाहते हैं।